कहाँ पे थे हम लोग बच्चों? हम लोग कन्या मैटर पढ़ रहे थे ना। फिर वो तुम लोग बोलने का आदत छोड़ दिया, सबको बोले थे हमने। तो वैसे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्लास छोड़ के। हाँ सर। अगर तुम लोग आवाज नहीं दिया तो सब लोग अगर नहीं बोला जब भी मैं कुछ पूछे तो मैं क्लास स्टॉप कर दूंगा। लास्ट क्लास क्या टॉपिक पढ़े थे एवरीवन? लास्ट क्लास क्या टॉपिक पढ़े थे? सर लैटिस पॉइंट वगैरह वो स्क्रीन का और सब 1D lattice vibration, monochromatic. Sorry, monoatomic. Is this visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ये बेटर है और पहले वाला बेटर? पहले वाला बेटर। ये बेटर है? यस सर। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? शायद मोनोएटॉमिक पढ़ लिया था ना। लैटिस वाइब्रेशन कर दी। मोनोएटॉमिक पढ़ लिया। डायटोमिक पढ़ना है। वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक 1D क्रिस्टल। तो डायटोमिक में अलग क्या होगा उससे? देखो, एक तो स्मॉल एम रहेगा, मतलब मास दो अलग अलग एटम होंगे, लाइक HF मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक हाइड्रोजन एक क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन फिर। तो एक स्मॉल एम का एटम रहेगा, यहाँ कैपिटल एम का एटम, फिर यहाँ स्मॉल एम फिर कैपिटल एम। तो दो अलग अलग मास के, इसलिए डायटोमिक, दो अलग अलग एटम्स। पहले सेम एटम था, तो सब कुछ सेम रहेगा। जो चेंज होगा यहाँ पे वो क्या क्या होगा बताता हूँ। ये पहला वाला यहाँ पे जो एटम है ये, अब वहाँ पे NH साइड पे, यहाँ पे 2N साइड पे, तो स्मॉल एम 2N साइड पे, तो इसके जस्ट बाजू में क्या होगा? कैपिटल एम। इसको हम लोग अपने से मान लिए, लेटर से ये वाला पॉइंट 2N साइड। नेक्स्ट राइट में 2N+1 होगा, नेक्स्ट 2N+2, 2N+3, वो बढ़ते जाएगा साइड। साइड है, साइड 1, साइड 2, साइड। तो यहाँ अगर हम लोग इसको 2N फिक्स कर दिए तो ये 2N+1, 2N+2 से एक बढ़ते जाएगा। बैक में आएंगे तो 2N-1, 2N-2 से इधर चलते जाएगा कॉमन सेंस। अब इसकी पोजीशन क्या होगी? ये अगर 2N है तो लेटिस पैरामीटर अगर मान लो A है तो लेटिस पैरामीटर A से मल्टीप्लाई कर 2N है, तो इसके जो डिस्टेंस है एक्स इक्वल पोजीशन है, उसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स इक्वल टू 2N। 2N इज द साइड, 2NH साइड, 2N+1 side, 2N+2 side. What is the coordinate of this point? So x equal to 2N. What is the coordinate of this point? X equal to 2N+1. अगर साइड को a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट बन जाता है। अब इनमें डिस्प्लेसमेंट करो, एक 1D चेन है ना, ये इक्विलिब्रियम फेज है। अब इस पे डिस्टर्बेंस करना है हमको, कुछ वाइब्रेशन, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट। मतलब देखो ये m जो है, ये वाला m सबके यहाँ, ये जो देख रहे हो कैपिटल एम, सकते रहे तो यहाँ है। ये देख पा रहे हैं, ये 2N+2 ये वो यहाँ आ गया, और ये 2N+3 वो यहाँ समझ पा रहे हैं। डिस्प्लेस हो गया, इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरी वाला आइटम है, ये ब्लैक वाला, वो देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को क्यू से रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इतना वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट किसका यहाँ से यहाँ पे? ये है दिस डिस्प्लेसमेंट, यह है इसका, ये घसक के यहाँ से यहाँ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 सब्सक्रिप्ट 2N, जिसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2NH साइड एटम। ये वाला देखो, ये घसक के आया यहाँ, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ
2n+1 साइड एटम, सो Q सब्सक्रिप्ट 2n+1, तो ये किसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है 2n+1 साइड एटम का। तो here E is for displacement, X is for quantity, and so on ऐसा सब है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब दो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, एक मास m1 के corresponding, एक मास m2 के corresponding, so for small m और कैपिटल m। ये माइनस kx होता है, यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट को सेम मानेंगे, तो बीटा स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, बीटा ही रहेगा। अब देखो ये इधर इतना इधर से आगे बढ़ रहा है, आगे एक्सटेंड हो रहा है, इसको पीछे से दबा रहा है, तो आगे U2n+1 और ये इधर U2n और इधर ये U2n और पीछे U2n-1, तो U2n-U2n- और आगे में माइनस U2n-U2n। इसको ठीक से लिखेंगे, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये स्मॉल एम मास के लिए, तो मास स्मॉल एम और ये d स्क्वायर, कौन सा एटम का लिख रहे हैं 2n+1 साइड एटम का, इसका डिस्प्लेसमेंट d स्क्वायर Q2n/d स्क्वायर। और कैपिटल एम कहाँ पे, ये वाला चीज इसको हम बात करेंगे, तो आगे इसको कौन ले जाएगा, मतलब ये अपना क्वेश्चन में U2n+1, तो आगे कौन है U2n+2, तो U2n+1 माइनस U2n+2, U2n+1 माइनस U2n+2, पीछे कौन अपना क्वेश्चन पे U2n+1, पीछे कौन है U2n, तो अपना क्वेश्चन पे U2n+1, पीछे U2n+1 माइनस U2, वहाँ पे माइनस नहीं होगा, गलती से माइनस लिखा है, क्योंकि ये इसका भी बात करेंगे, तो आगे अपना क्वेश्चन पे U2 है, तो आगे बढ़ रहा है U2n+1, U2n माइनस U2n+1, ये माइनस नहीं है, और पीछे U2n माइनस U2n, मतलब जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट है, उसके राइट साइड वाला को हटा दो और एक बार लेफ्ट साइड वाला हटा दो, क्योंकि एक ही साथ कंप्रेशन भी हो रहा है पीछे से और आगे से एक्सटेंशन भी हो रहा है, ठीक है। ओके वेल, इसको भी ढंग से लिखोगे, कैपिटल एम मास का इक्वेशन ऐसा आ जाएगा। अब U2n को अपने से इतना मान लेना है, U2n+1 इतना हो जाएगा, फिर इनको जैसे पिछला क्लास ये फाइनली इसको इन दोनों इक्वेशन को 1 टू सॉल्व करने के लिए 1 टू सॉल्व करना है, तो इसके लिए कुछ मतलब लगा लो, जो भी लगाना है, फाइनली हमें जो मतलब है वो इससे हमें फाइनली वो सॉल्व हो तो क्या आता है इसको ढंग से। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओमेगा स्क्वायर का ये फाइनली एक्सप्रेशन आता है, जो एकदम रख लेना है, इसको सामने चाहिए, तो यहाँ से ओमेगा के दो वैल्यू आएंगे, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा के दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस एक माइनस। सो दिस इज मैंने बताया था कि जो ओमेगा और के में जो रिलेशन आता है, इसको मैंने डिस्पर्सन रिलेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे डायरेक्ट याद रखो, मतलब अगर तुम इसको डायरेक्ट याद रख लेते तो उसका की कहानी इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी में तो सब याद रखना। अब इसमें देखो ओमेगा स्क्वायर है, अगर ओमेगा निकालेंगे तो एक प्लस साइन के साथ आएगा, उसको ओमेगा प्लस मान लेंगे, और एक माइनस साइन के साथ रिजल्ट आएगा, उसको ओमेगा माइनस मिलेगा। ओमेगा प्लस वाला जो ब्रांच रहेगा उसको ऑप्टिकल ब्रांच बोलते हैं, और जो माइनस वाला ब्रांच रहेगा उसको अकॉस्टिकल ब्रांच बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑप्टिकल एंड नेगेटिव आगे दिखाता हूँ। ऑप्टिकल ब्रांच प्लस साइन है, प्लस साइन वाला ऑप्टिकल ब्रांच, ये ध्यान रखना है। तो डिस्पर्सन रिलेशन ये है, ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बोला मैंने, याद रखना। अब यहाँ से इन द लिमिट k टेंड्स टू 0, हम लोग दो लिमिट देखते हैं, k टेंड्स टू इनफिनिटी, k टेंड्स टू 0। तो जब k टेंड्स टू 0 है, मतलब k क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो छोटा k का बात हो रहा है, तो k और लैम्डा में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, k पर 2 पाई बाई लैम्डा। इसका मतलब अगर k टेंड्स टू 0 है, मतलब k छोटा है, मतलब वेवलेंथ बड़ा है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉन्गर वेवलेंथ केस। अब वेवलेंथ बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी छोटा होगा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बड़ा रिलेशन होता है, इसमें लिखा हुआ है। तो k टेंड्स टू 0 के एग्जाम में बोले या लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्टर फ्रीक्वेंसी बात करें, तुम लोग को बताया था मैंने पिछला क्लास, बिफोर थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा टेंड्स टू नॉट थीटा, साइन थीटा टेंड्स टू 0। वेरी नाइस। तो अगर k टेंड्स टू 0 होगा तो ये वाला टर्म खत्म, क्योंकि साइन स्क्वायर k खत्म, तो दिस इज नॉट साइन थीटा, दिस साइन स्क्वायर k। पूरा इसका वैल्यू बहुत छोटा है, स्क्वायर करने में और वैल्यू छोटा है, इतना छोटा है 1 बाय समथिंग और 1 बाय समथिंग। सो दिस इज नेग्लिजिबल एट k टेंड्स टू 0 स्क्वायर।
So you are left with only this much. यानी और उसको अगर वहाँ से अगर ये ओमेगा निकाल लोगे तो ओमेगा इज अगेन दिस मच अंडर रूट 2 बीटा बाय 1 बाय स्मॉल m प्लस 1 बाय कैपिटल ना दो अलग अलग मास ओके सो अब हम लोग नॉर्मल केस देखते हैं ओके अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो साइन केस साइन स्क्वायर के है उसको सिर्फ के स्क्वायर लिखा है क्योंकि हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो भी साइन थीटा का वैल्यू हो वो छोटा हो तो हम लोग साइन के को के लिखते हैं क्योंकि छोटा हो तो साइन स्क्वायर के को सिर्फ के स्क्वायर लिखते हैं तो ये देखो यहाँ के स्क्वायर लगता है और हम लोग केस देख रहे हैं के इक्वल टू पाई बाय 2 हम लोग को मालूम होगा पाई बाय 2 क्या है फर्स्ट बिलियन के इक्वल टू 0 से के इक्वल टू प्लस पाई बाय 2 और माइनस 2 पाई बाय जो डिवीजन होता है इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट बिलियन सो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट बिलियन जोन का जो बाउंड्री है के इक्वल टू 2 पाई क्या है फर्स्ट बिलियन जोन का बाउंड्री है के इक्वल टू माइनस 2 पाई मतलब माइनस पाई बाय 2 क्या है फर्स्ट बिलियन जोन का बाउंड्री है At the boundary of first billion zone means k equal to pi by 2 ये याद रखना है कि k tends to 0 पे ओमेगा इतना हो देख रहे हैं बाउंड्री ऑफ फर्स्ट बिलियन k equal to pi by 2 नहीं याद रखोगे अगर मेन डिस्पर्सन रिलेशन कैसे निकाल सकते ना होगा Okay, so am I audible now, everyone? Yes, sir. So मैं बात कर रहा था कि जो फर्स्ट बिलियन जोन है उसका बाउंड्री क्या है k इक्वल टू पाई बाय 2 रहता है जहाँ जहाँ k है वहाँ पाई बाय 2 रख दो सॉल्व करो वो वेरी नाइस कितना ओमेगा कितना आ गया अंडर रूट 2 बीटा भाई अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ओमेगा वर्सेस के इसके लिए ऑप्टिकल अभी हम लोग इसके लिए निकाला प्लस वैल्यू के लिए निकाला ना ओमेगा इक्वल टू प्लस समथिंग सो ये है ऑप्टिकल ब्रांच ठीक है ना ऑप्टिकल ब्रांच तो ओमेगा का वैल्यू अब दो डार्क ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं ना कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं x इक्वल टू कुछ और पर्टिकुलर वैल्यू पे निकाल लेते हैं फिर हम लोग देखते हैं उसको मिलाते हैं देखते हैं डार्क होता है तो ये अभी भी व्हेन k टेंड्स टू 0 जब k टेंड्स टू 0 था तब ओमेगा की वैल्यू कितनी है उतनी है k टेंड्स टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू इतनी है देखा जाना ऊपर में अंडर रूट 2 बीटा 1 बाय स्मॉल m प्लस 1 अब जब हम लोग बाउंड्री पे देखें फर्स्ट बिलियन जोन पे k इक्वल टू पाई बाय 2 है वो सॉल्व करके हो अंडर रूट 2 बीटा बाय स्मॉल m which is lower than this value. This point is at higher value. This point is at something lower value. Actually, ये दोनों point को करने को अलग टाइप के अलग से मिल गया और से मिल गया. This is the dispersion relation. इसको first billion. First by this is for first billion. ठीक है इस point पे value जब होती है k equal to 0 पे लगभग value होना चाहिए k equal to pi by 2 first billion जोन पे ओके ये समझ में आया ये फर्स्ट बिलियन जोन ये कर और यहाँ पे वैल्यू कितनी है और किस पॉइंट पे वैल्यू कितना है अब आते हैं हॉस्पिटल माइनस यहाँ पे देख लेते हैं फॉर k टेंड्स टू 0 फॉर k टेंड्स टू 0 अगेन हम लोग यहाँ पे ये नहीं इसको 0 नहीं अच्छा यहाँ पे ना वो हॉस्पिटल ब्रांच में इसको 0 नहीं इस वैल्यू को 0 नहीं साइन वाला वहाँ 0 कर दिया था 0 नहीं करते यहाँ इसका एक्सपेंशन करते साइन के का एक्सपेंशन करते अब एक्सपेंशन करके बाइनोमियल इसका यूज कर लेना बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ k टेंड्स टू 0 फाइनली जो तुम्हें याद रखना है हमने इक्वल टू अंडर k अंडर रूट 2 बीटा बाय स्मॉल m प्लस दिस इज फॉर k टेंड्स टू यहाँ से तुम अगर ग्रुप वेलोसिटी निकालोगे फेज वेलोसिटी तो दोनों बराबर है क्योंकि देखो ओमेगा और अगर इधर k डिवाइड करो तो ओमेगा बाय k क्या बन जाएगा ग्रुप वेलोसिटी जो आएगा अंडर रूट 2 बीटा बाय स्मॉल m प्लस अब अगर तुम अगर d ओमेगा बाय dk करोगे मतलब अगर ओमेगा को k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे अगर तुम ग्रुप वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो फिर भी d ओमेगा बाय dk सिंपली k1 हो जाएगा बचेगा k टाइम
तो कहने का मतलब है कि ग्रुप वेलोसिटी ऑफ फेज वेलोसिटी व्हेन k टेंड्स टू 0 दैट मींस एकॉस्टिकल ब्रांच के केस में k टेंड्स टू 0 के केस में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर होता है, तो इसका ये देखने पे आ जाते हैं पेज पर। समझ पाए? एकॉस्टिकल ब्रांच के केस में k टेंड्स टू 0 वाला केस में ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो जब k 0 होता है तो सिंपली 0 1 k गलत हो गई this is at sine, actually this extension is for sine मतलब k equal to pi by 2 है, बाउंड्री ऑफ फर्स्ट मिलेगा साइन मतलब k equal to k टेंड्स टू 0 पे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे से बीच में सब माइनस ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा खत्म, तो पूरा 0 आ जाएगा। तो k टेंड्स टू 0 पे ओमेगा पूरा 0 हो जाएगा। और बाउंड्री पे गलत लिखा है ऊपर में, तो बाउंड्री वाला लिमिट है k equal to pi by 2 इस पे ये होगी अंडर रूट 2 बीटा y। दिस इज अगेन फॉर फर्स्ट बिलियन, तो जो ड्राइंग है फर्स्ट बिलियन k equal to 0 पे 0 k equal to pi by 2 पे अंडर रूट 2 बीटा y। इन दोनों को ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा। इसी को मैंने इसका इमेज में इधर ले लिया, इधर जैसा इधर वैसे में इसका मिरर मिल फाइनली ये सब हुआ। अब इन दोनों को एक साथ मर्ज करें, अब इन दोनों को एक साथ मर्ज करें। मर्ज करोगे मतलब ये हो गया ऑप्टिकल ब्रांच और ये वाला हो गया ऑप्टिकल ब्रांच, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। ऑप्टिकल ब्रांच की एक वैल्यू है k equal to 0 पे और ये वैल्यू है k equal to इसके pi by 2 है। ऑप्टिकल ब्रांच की k equal to 0 पे 0 और k equal to pi by 2 है अंडर रूट 2 लिखा है। अब इन दोनों ब्रांच के बीच में देखो ये गैप, इन दोनों ब्रांच के बीच में एक गैप है, दिस इज नोन एज फॉरबिडन, दिस इज नोन एज फॉरबिडन। ऊपर वाला ऑप्टिकल ब्रांच है, नीचे वाला एकॉस्टिकल ब्रांच है। हम लोग जो ड्राइंग किया सिर्फ फर्स्ट बिलियन वन करना है, ठीक है ध्यान दो। अलाउड बैंड्स एकॉस्टिकल बैंड व्हिच आर इन बिटवीन 0 टू अंडर रूट 2 बीटा y। अब देखो ये एकॉस्टिकल वाला जो बैंड है, यस हेलो तो कुछ पूछ रहा है क्या? Am I audible? Yes sir, you are audible. तो कुछ पूछ रहा था अभी क्या? वेरी गुड। तो मैं क्या कह रहा था कि ये ध्यान से देखो, ये जो एकॉस्टिकल बैंड है उसका अलाउड ओमेगा का वैल्यू कौन से है? ओमेगा का वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम कहाँ तक है? अंडर रूट 2 बीटा y तक, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से अंडर रूट 2 बीटा y तक ये अलाउड बैंड है एकॉस्टिकल। ऑप्टिकल का शुरू कहाँ से हो रहा है? मिनिमम इसका ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी का और मैक्सिमम, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, क्योंकि इस ओमेगा को अगर h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा h तो कांस्टेंट एनर्जी होगा, एनर्जी ब्रैकेट में रिजल्ट होगा। ओमेगा की बात करूँ तो एनर्जी इसी इसको गैप। तो ऑप्टिकल ब्रांच का अलाउड बैंड कहाँ से कहाँ तक होगा? इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी। इसका अलाउड बैंड कहाँ से कहाँ होगा? इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी। ऑप्टिकल बैंड का अलाउड बैंड इतना, ठीक है। ऑर्बिटल रीजन इन दोनों के बीच में, मतलब ये अंडर रूट 2 बीटा का कैपिटल एम से लेकर अंडर रूट 2 बीटा का स्मॉल एम होगा, ध्यान से देखो कौन स्मॉल एम होगा। हाँ इसमें स्मॉल एम, ऑप्टिकल ब्रांच में या नीचे स्मॉल एम, इसका जो लोअर लिमिट है उसमें अंडर रूट 2 बीटा का स्मॉल एम, तो दिस इज स्मॉल है ना, दिस इज स्मॉल, ये वाला कैपिटल है, ठीक है ध्यान रखना, ये वरना एग्जाम में गलत हो जाएगा। ऑर्बिटल रीजन में जो एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए ओमेगा की वैल्यू है वो तो ग्राफ में मेंशन नहीं है और ऑप्टिकल वाले को मेंशन है, ऐसे तो कहाँ पे हाँ पहले वाला था
हाँ इसमें भी है, एक हॉस्पिटल वाला है, इसमें ओमेगा की वैल्यू है। कौन सी ग्राफ में भाई, ये कल ग्राफ, हाँ यही बात, इसमें क्या मेंशन है किसी में? वो ओमेगा की वैल्यू है से टू बीटा अपॉन एम प्लस एम, ये वाली नहीं है हॉस्पिटल वाली के उसके ग्राफ में थी। अच्छा, ये वाली तुम कह रहे हो? हाँ ओके, सो आई थिंक he has done something wrong. Let's check it. Just wait. Nice question. Vertical and hospital. Cloud. हाँ, तो ये भैया इन्होंने गलत लिखा है, ये एक्सप्रेशन गलत है इनका। हाँ? यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है इनका, ये वाला, दिस शुड बी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट टू बीटा वाई। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एम होना चाहिए एट फाइव एट टू, लेकिन ये किसी और बोले डेरिवेशन में गलत हो सकता है, इसलिए कहीं मिस्टेक हो गया। some discrepancy is there, उसके बाद ना कोई वेरीफाई करना, ये सब सारा सही है, बता ये सही है, ठीक है, ये सही है, तो आगे ऊपर तुम्हें एक बार वेरीफाई करना। दिस इज क्या, दिस वैल्यू ओमेगा माइनस एट दिस पॉइंट फाइव दैट विल बी अंडर रूट टू बीटा बाय कैपिटल एम एंड दिस विल बी अंडर रूट टू बीटा बाय स्मॉल एम एंड दिस विल बी अंडर रूट टू बीटा बाय 1 स्मॉल एम। These values are correct. Please check the our values. Okay, so only let's check and let me know. Okay. Very nice. So now you can see that the width of the forbidden region is directly proportional to capital M by small. How you can see? You can see. So देखो ये capital M जितना बड़ा होगा, ये capital M जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, उतना ही ओमेगा माइनस का वैल्यू छोटा होगा। तो कैपिटल एम जितना बड़ा होगा उतना ओमेगा माइनस का वैल्यू छोटा होगा, मतलब ये पॉइंट उठ के नहीं नीचे यहाँ पे आ जाएगा। और अगर स्मॉल एम छोटा होगा, स्मॉल एम छोटा होगा तो ओमेगा प्लस बड़ा होगा, मतलब उठ के मान लो यहाँ आ गया। तो जब ये ओमेगा प्लस उठ के ऊपर चला जाएगा, ओमेगा माइनस के नीचे जितना उठ के आएगा उतना ये गैप बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो फॉरबिडन गैप है वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा ये वाला जो वैल्यू है स्मॉल एम ये छोटा होगा और कैपिटल एम जितना बड़ा होगा। इसलिए कैपिटल एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरबिडन विड्थ एंड स्मॉल एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉरबिडन विड्थ। स्मॉल एम जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा फॉरबिडन विड्थ, और कैपिटल एम जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा।
कैपिटल एम में स्मॉल एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/5. व्हाई? क्योंकि देखो कॉमन सेंस है, फोर्बिडन रीजन को बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये नीचे वाला जो कट टाइम है जितना नीचे आए उतना ये वाला पीक तक आपस में मिलजुल पड़ेगा, समझ पा रहे हो? और इस लाइन को नीचे आने के लिए इस ओमेगा माइनस को छोटा होना पड़ेगा, और ओमेगा माइनस को छोटा होने के लिए कैपिटल एम को बढ़ाना. ऊपर में उल्टा केस है, ओमेगा प्लस ऊपर जाने के लिए इस स्मॉल एम को छोटा होना पड़ेगा, ये स्मॉल एम जितना छोटा होगा ओमेगा प्लस उतना बड़ा होगा, ये फोकस में. एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन? Okay. So this is very important, यहाँ से एग्जाम आएगा. At the boundary of first Brillouin zone, the frequency of acoustical branch is independent of smaller mass small m and frequency of optical branch is independent of larger mass capital M at k equal to pi. हम लोग देख रहा है, सबको देख रहा है. ये वाला जो बाउंड्री पॉइंट वो कह रहा है, ये जो बाउंड्री पॉइंट है ये वाला फर्स्ट Brillouin zone का जो बाउंड्री पॉइंट है आई वैल्यू प्लस माइनस pi वैल्यू. इधर देखो ये वाला बाउंड्री का तो कह रहा है कि भैया एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट Brillouin zone मतलब k equal to pi by 2 है, जो ऑप्टिकल ब्रांच है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल एम पे डिपेंड कर रहा है कैपिटल एम में, और ऑप्टिकल ब्रांच वाला जो वैल्यू है कैपिटल एम पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है ये. ठीक है वही. नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इफ दे हैव गिवन टू दिस परसेंटेज देन हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट व्हिच वन इज करेस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिकल एंड व्हिच वन इज नॉट. तो भैया ये तरीका ठीक है देख लेना पड़ेगा. नाउ द पॉइंट इज व्हेन m टेंड्स टू 0, स्मॉल m टेंड्स टू 0, तो भैया जब स्मॉल m छोटा मतलब 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ बड़ा लाइन कैपिटल एम. ये भी कैपिटल एम बच गया, कैपिटल एम बच गया, और इनके बीच का लेटेस्ट पैरामीटर ये नहीं होगा, इसका 2a होगा, क्योंकि एक बीच से गायब हो गया इसका पूरा डिस्टेंस इसमें मर्ज होगा. So like monoatomic but this time latest constant is 2. तो अगर एक मास 0 हो गया इस डायटोमिक में, हट गया छोटा वाला मास, ये बंद हो जाएगा मोमेंटम, तो इससे कैपिटल एम बच गया आपका जाएगा. लेकिन इस बार लेटेस्ट कांस्टेंट ये नहीं होगा, 2 होगा क्योंकि 2 लेटेस्ट मास है. ठीक है. तो एट m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू 0 ऑप्टिकल ब्रांच विल बी एब्सेंट ओमेगा टेंड्स टू. अच्छा ये कहना चाह रहा है कि अगर स्मॉल m 0 होगा तो ऑप्टिकल ब्रांच नहीं होगा. तो ये देख लेते हैं ऑप्टिकल ब्रांच. देखो जब स्मॉल m 0 हो जाएगा तो ये ओमेगा प्लस इन्फिनिटी होगा, मतलब उसका जो लोअर पॉइंट है पूरा इन्फिनिटी चला जाएगा. ये लोअर पॉइंट अगर इन्फिनिटी चला गया तो पूरा उसका वैल्यू इन्फिनिटी चला, तो परसेंट ड्रॉ करना समझ. तो वही यहाँ पे लिखा है कि इफ स्मॉल m 0 ऑप्टिकल ब्रांच विल बी एब्सेंट ओमेगा टेंड्स टू. लेकिन ये वाला बचेगा, ये बचेगा क्योंकि ऑप्टिकल कैपिटल एम. अब देखो ये एम्पलीट्यूड का रिलेशन निकालना है हम लोग, ए और बी दो अलग अलग मास है, एक स्मॉल एम मास है एक कैपिटल, तो दो अलग अलग वेव बनेगा रिलेशन. तो इनका एम्पलीट्यूड ए माना है यहाँ पे, स्मॉल एम वाला का एम्पलीट्यूड ए है, कैपिटल एम वाला का एम्पलीट्यूड ए. उनका रेशियो मिला कहाँ कहाँ पे k टेंड्स टू 0. तो वो जो ऊपर का इक्वेशन था वो सॉल्व करोगे तो ये आता है a by b इक्वल टू स्मॉल माइनस कैपिटल एम का स्क्वायर. कब कैपिटल एम के जब समझ रहे हैं. अब इसे से बराबर कर दे, दोनों मास बराबर हो जाए तो a by b इक्वल टू -1, a इक्वल टू -2. स्मॉल तो क्या है मीन्स बोथ पार्टिकल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ये मतलब है कि एक एम्पलीट्यूड अगर ऊपर जा रहा है इन ऑप्टिकल ब्रांच एटम्स मूव इन सच वे दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में. ये ऑप्टिकल ब्रांच में सेंटर ऑफ मास. अब देखो ये लग ये व्हेन दोनों मास जब बराबर हो तो एक देखो ये बड़ा वाला मास ये ब्लैंक वाला मास कैपिटल एम वाला मास है, जो प्रॉपर्टी क्या हुआ स्मॉल एम मास. तो देखो एक वेव ऐसे चल रहा है, ए एम्पलीट्यूड मान लो इसका, नीचे वाला माइनस बी एम्पलीट्यूड से चलेगा, क्या स्ट्रेस का ये इसमें रिलेशन है. लेकिन ये कब का केस है, ए बाई बी इक्वल टू -m बाई माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम का
एंड K tends to 0. अब हम लोग जब इसको निकालेंगे, अच्छा इन एकोस्टिकल ब्रांच में तो ऑप्टिकल ब्रांच में था, एकोस्टिकल ब्रांच में तो दोनों माना वो तो ऑप्टिकल ब्रांच में ये हाल है। वर्टिकल ब्रांच में K tends to 1 हो जाता है, तो का G का 2। अब A और B बनने का मतलब है कि बहुत एटम्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब तो ये स्मॉल एन और कैपिटल एन दोनों एटम के सेम डायरेक्शन, जैसे लॉन्गिट्यूडनल केस। अब दूसरा पॉइंट आता है K equal to pivot to at the boundary of first billion. तो the boundary of first billion John ऑप्टिकल ब्रांच का एम्पलीट्यूड कैसा होगा, और फिर देखिए एकोस्टिकल ब्रांच that the boundary of first billion John equal to pi by 2a optical branch का जो निकालेगा amplitude कैसे तो 0 मतलब absent optical branch boundary पे। और अगर आप एकोस्टिकल पे निकालना चाहेंगे, अच्छा इसका क्या मतलब है कि अच्छा a by b equal to 0 मतलब है या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा नहीं, ये 0 होने के फाइंड हो जाएगा, ये 0 होगा। इसका मतलब है कि equal to pi by 2 है only single particle and capital M is in and small m is H. इसका ये मतलब निकलता है, ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है K को डिवाइड किए, दूसरा पार्टिकल वेस्ट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है एंड द नियर बाय कैपिटल M एटम्स आर आउट ऑफ रीच, फेज डिफरेंस इज 5। इसका मतलब है कि देखो ये जो स्मॉल वाला मास है वेस्ट में, स्मॉल m का वेस्ट में चल रहा है, कैपिटल M चल रहा है and K equal to 5 by 2 है, the is long boundary, small m base ये वेरिएशन, कैपिटल M चल रहा है लेकिन एडजेसेंट एटम आउट ऑफ फेज है, वो ये ऊपर टुकड़ा हुआ जिससे उसमें नीचे वो ऊपर उसमें जा रहा है इसमें तो इस तरह, ठीक है, और स्मॉल m base K equal to pi by 2a in a equal branch, small m will be moving and capital M will be stationary. यहाँ पे निकाला नहीं है लेकिन जब equal के लिए निकालोगे तो b by equal to 0, b by equal to 0 आता है, इसका मतलब है कि b का एम्पलीट्यूड 0 है, मतलब b वाला के एब्सेंट होगा, मतलब कैपिटल M एब्सेंट होगा और स्मॉल m वही लिखा है यहाँ पे, कैपिटल M बेस में और स्मॉल m। सर ये जो पीक वाला को ही लेते हैं ना, जो तो वेब का सबसे ज्यादा पीक वाला को हेलो सर, हेलो सर, आई थिंक यू आर डिस्कनेक्टेड। Love you guys. Hello. Yes, sir. Sir, now you are audible. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक जोन बाउंड्री क्या हो रहा है? हाँ सर, लेकिन वो एम्पलीट्यूड जो होता है वो सबसे ज्यादा पीक वाला को ही लेंगे ना हम। तो भाई कहेंगे साइनसोइडल वेव सबके एम्पलीट्यूड सेम क्या लगा है, मैं ऐसे ही दे रहा हाँ एकदम बराबर दे रहा है, एक वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, वेव चेंज नहीं होता इसका एम्पलीट्यूड कहीं चेंज हो जाएगा, ये एक सिंगल वेव इसका एम्पलीट्यूड फिक्स होता है, एक वेव जो देखो हमारे पास दो एटम है ना, डायटम दो मास के, एक कैपिटल एम वो जो वाइब्रेशन करेगा तो उससे वेव बनने वाला है, तो स्मॉल एम है वो जो वाइब्रेट करेगा तो मान लो दूसरा वेव इसको, तो कैपिटल एम वाला जो वेव है उसका मास उसका एम्पलीट्यूड को हमने बी माना ऊपर देखने का, और स्मॉल एम वाला का एम्पलीट्यूड हमने इसमें स्मॉल एम वाला मास का वेव उसका एम्पलीट्यूड हमने, तो जब ए एम्पलीट्यूड 0 का उसमें इसका मतलब है कि स्मॉल एम वाला वेव का इसका एम्पलीट्यूड, और जब कैपिटल एम 0 होगा उसका मतलब है कि जो पी वाला है, मतलब पी जब 0 होगा उसमें इसका मतलब है कि कैपिटल एम वाला वेव है उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, वो इसमें ठीक है, वही बना, ठीक है, समझ में है? और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ ब्रांच कैलकुलेट करने का, if the primitive unit cell contains p number of effective atoms then how many branches, the
डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। तो ये याद रख लो। डायमेंशन के कॉलम में टोटल नंबर ऑफ ब्रांच, दो तरह के ब्रांच होते हैं, क्वेस्टिकल और ऑप्टिकल। और अलग अलग पूछ लो कि क्वेस्टिकल कितना होगा, ऑप्टिकल कितना, नहीं याद है तो 1D 2D। अगर तुम्हारे यूनिट सेल में P नंबर ऑफ इफेक्टिव है, ये ध्यान रखो, तुम्हारे यूनिट सेल में P एटम, P इफेक्टिव है, P इफेक्टिव एटम है, तो टोटल ब्रांच 1D में P होगा, 2D में 2P होगा, 3D में 3P होगा, टोटल ब्रांच का। इसमें से एक्वेस्टिकल ब्रांच कितने होंगे, तो आउट ऑफ P एक ब्रांच होगा 1D में एक्वेस्टिकल, 2D में 2P में से टोटल में से 2 ब्रांच होंगे हॉस्पिटल, और 3D में टोटल 3P में से 3 ब्रांच होंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कितना बचेगा, बच्चा वाला काम है नर्सरी का। टोटल अगर P है, हॉस्पिटल 1 है, तो टोटल में हॉस्पिटल घटा देंगे जो बचा हॉस्पिटल। 2D के केस में अगर टोटल 2P है और हॉस्पिटल 2 है, तो 2P माइनस 2 जो बचा है हॉस्पिटल बचा। समझ पा रहे हो, 3D में 2P माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट, P याद रखना है, P क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्स इन द यूनिट सेल। कई बार कह देता है कि ऐसे ऐसे अगर n लेटिस साइड है तो क्या होगा, तो n से मल्टीप्लाई करो, n टाइम्स 3p 3p माइनस 3 n टाइम्स 2p n वगैरह। समझ पा रहे, n यूनिट सेल, ये तो एक यूनिट सेल तो होगा। एक यूनिट सेल में अगर p एटम्स है तो ये वाला था, और हमारा यूनिट सेल ही n पर, तो यहाँ एक प्रिमिटिव सेल की बात कर रहा है, हम प्रिमिटिव यूनिट सेल n यूनिट सेल करते हैं और कह रहे हैं कि एक यूनिट सेल में p इफेक्टिव है। जस्ट Am I audible, everyone? यस सर। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। ये अभी एक यूनिट सेल के लिए है। एक यूनिट सेल ऐसा बनाओ और एक यूनिट सेल में अगर P एटम है तो उसके लिए काम, एक यूनिट सेल है उसमें P एटम, और अगर n यूनिट सेल भी दे, जैसे n यूनिट सेल कुछ नहीं, इनको n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये n हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा, ये 2 n टाइम P माइनस 1 हो जाएगा, n टाइम 2P माइनस 2 हो जाएगा, n टाइम 2P माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो एक सवाल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इस सवाल का ध्यान से या तो चलो तुम लोग आंसर बताओ इसका। तो क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन, दिख रहा है कि नहीं? ग्रेफाइट है, P इक्वल टू 4 क्या हुआ, मतलब एक यूनिट सेल में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4। बोला इन केस ऑफ लेटिस वाइब्रेशन ग्रेफाइट इज कंसिडर्ड एज ए 2D क्रिस्टल। ये भी दे दिया 2D क्रिस्टल की तरह, ये भी तुम्हें याद रखना है। ग्रेफाइट आप लोगों ने बोल दिया आजकल, याद रख लो, ग्रेफाइट वाइब्रेशन के केस में, वाइब्रेशन के केस में 2D क्रिस्टल क्या होता है ना, कुछ ग्रेफाइट एक 2D सीट है, 2D मटेरियल है, ग्राफीन ग्रेफाइट ऐसे 2D मटेरियल है, 3D नहीं है ना, तो ध्यान रखना है। वैसे मटेरियल मतलब 3D एजेंट है, तो एग्जाम में पूछेगा तुमको बेकूफ कराने के लिए, वहाँ देगा नहीं कि ग्रेफाइट 3D है, एजेंसन है, अखबार है यार, इसलिए एजेंटल है। जल्दी बताओ टोटल ब्रांच कितना होगा, क्वेस्टिकल कितना होगा, ऑप्टिकल कितना होगा, जल्दी बताओ अभी, जल्दी बताओ भाई। दो क्वेस्टिकल होगा तो 2D सही हो, 6 सर, 6 ऑप्टिकल ब्रांच होगी। टोटल कितना होगा पहले यार, टोटल बताओ। 8 हो जाएगा सर, 8 टोटल 8, दो क्वेस्टिकल हो, 6 ऑप्टिकल, वेरी गुड। चलो भाई डायमंड का लेंगे, FCC है सर। लेकिन हम ग्रेफाइट को देखते हैं सर, ये तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3D में होता है सर, वो तो। हाँ बेटा, ग्रेफाइट से ग्राफीन से 2D, अरे बराबर, ये अभी कंसिडर करने होगा, लेटेस्ट वाइब्रेशन ग्रेफाइट कंसिडर है, वाइब्रेशनल प्लेन को 2D कंसिडर। ओके शिवम शर्मा, ओके सर, ओके। वो जो तुम
ग्राफ पे मतलब कन्फाइनमेंट देखता है थोड़ी कन्फाइनमेंट दिखाता है उसको जमीन को, ठीक है। ओके सर। तो डायमंड देखो, ग्रेफाइट कहाँ देखते हैं? ग्रेफाइट बैल कहीं तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ये, उसका एक एक लेयर जो है वो ग्रेफाइट। कहाँ तुम देख लिया भाई? यहीं पे तुम देखा होगा ना, तो देखते हैं हम तो डायमंड वगैरह बैल के देख लिया ग्रेफाइट, ठीक से पढ़ेगा नहीं तो डायमंड होगा, डायमंड 3D ए बी सी तो सब भाई ये कौन है? दिस ए नहीं एक्सेल, हाँ ये तो ग्राफिन स्ट्रक्चर है, ग्राफिन। हेलो कहाँ गया उससे? सर आ रही है सर आपकी आवाज। ये देखो बेटा, पढ़ाने लेख से हनीकॉम हेक्सागोनल लेटिस टाइप हनीकॉम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह खुली स्ट्रक्चर देख रहा है? देखा? अरे हाँ मैं कुछ तो बोला, शिवम भैया समझ में आया? ये देखो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, ग्रेफिन में एक ही तरह के आइटम कंसिडर करते हैं और बस ग्रेफाइट में फर्क इतना है इसमें 2D स्ट्रक्चर ही होता है, इसमें दो अलग अलग तरह के आइटम कंसिडर करते हैं। देखो ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, दो तरह के अलग, तो दो तरह के अलग अलग आइटम जब होता है तो ग्रेफाइट बन जाता है। और सेम आइटम मतलब जैसे कार्बन, जैसे ग्रेफिन होता है कार्बन, तो सी अगर वो दोनों आइटम को कार्बन सबको कार्बन बना दे यहाँ पे ग्रेफिन बन जाता है, लेकिन ग्रेफाइट होता है अलग, इसमें दो अलग आइटम, इसमें अगर कार्बन रिप्लेस करते हैं सब कार्बन बना दे तो बन जाता है ग्रेफिन। ग्रेफिन में दो तरह के अलग अलग आइटम नहीं होगा, सिंगल ग्रेफिन। मतलब इसमें अगर कहीं पर छोड़ा होगा प्लांट तो बेवकूफ है, तो बेवकूफ है, ठीक है। चलो एनीवे, तो ये शिवम क्लियर है? हाँ सर अब क्लियर है सर। हेलो सर। हेलो सर। यस बोलिए भाई। सर ग्राफिन में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स 4 कैसे, मतलब कैलकुलेशन क्या? हाँ ये तो थोड़ा पढ़ना मैंने पढ़े पूछा है, बोलिए एक बार पढ़ लो, नहीं समझ में हमको आता है, ठीक है? ठीक है। एक बार आप पढ़िए नोट्स को, नहीं भाई अगर फिर भी समझ में तो हम है, टेंशन नहीं लगेगा, मेरे पास तो हर सवाल का जवाब है, ठीक है। अब ये सब देखो, ये क्वेश्चन डायमंड है, एफसीसी है, रैन इफेक्टिव निकालना है, दिया हुआ नहीं, ठीक है? 3D डायमेंशन दिया हुआ है, खुद से ये देख लेना है क्वेश्चन। हाँ देखो यहाँ दे दिया है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, m मल्टीप्लाई कर देंगे तो n भी हो जाएगा, फिर देयर आर n प्रिमिटिव यूनिट्स है ना, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। Okay, so this was the all. This is a बहुत important next class on tomorrow we will see phonemes. That's a very not very important chapter from नेट गेट में से सवाल नहीं आता है ना, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो देखो, कल कॉन्सेप्ट याद रखो, फोरम में अपने से पढ़ लेंगे, सवाल वाला आता नहीं, बस चलता है कुछ से लोग देख लेंगे इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, इधर से एक इंसिडेंट होना है, इधर एक इंसिडेंट होना है, अरे 2 लाइन के डेफिनेशन उन्होंने जो क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड, हाँ तो जैसे लाइट का क्वांटा क्या होता है, फोटोन होता है, इसी तरह की जो अभी हम लोगों ने क्रिस्टल लेटिस में डायटोनिक मोनोएटॉमिक मतलब कि एटम जो वाइब्रेशन करते हैं, हम लोगों ने देखा तो ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी का जो क्वांटा है, जैसे मतलब वाइब्रेशनल क्रिस्टल में वाइब्रेशनल एनर्जी का जो क्वांटा होता है उसको
लाइट में जो मिनिमम एनर्जी का क्वांटा होता है उसको बोलते हैं। This is the difference. This is just a point of energy. Quantum का minimum होता है। इसका minimum energy lattice vibration. Lattice vibration का जो minimum energy होता है यानी जो क्वांटा जिसको बोलते हैं, ठीक है? अब बाकी क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये समझना है कॉमन है। जो ये lattice vibration हो रहा है इसका जो minimum energy का जो क्वांटा है उसे कहते हैं। इसमें एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम लोग कल जो पढ़ेंगे चैप्टर दैट इज लेटिस। तो मैंने बताया था कि स्पेसिफिक हीट जो सी होता है उसमें दो पार्ट होता है, हमें किसी मालूम है बाहर से आगे। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट और एक होता है लेटिस स्पेसिफिक। मतलब एक तो लेटिस जो आइटम्स बैठे हैं वो जो है वेट करते हैं उसके चलते एनर्जी आती है, और एक जो इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में जो अगर मूव कर रहे हैं उनके चलते जो एनर्जी आती है। इसलिए स्पेसिफिक हीट में दो कंट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन और लेटिस कंट्रीब्यूशन। लेटिस मतलब जहाँ एटम बैठे, एटम भी तो हिल रहा है और एक इंडिपेंडेंट के उनके बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन वाला दुनिया होगा और एक लेटिस जो बैठे हैं जहाँ पे उनका जो वाइब्रेशन है वो दुनिया है। Am I audible everyone? यस सर। तो किसी भी क्रिस्टल में जैसे ये एक मोबाइल में देख रहे हो, ये क्रिस्टल तो मटेरियल मटेरियल अगर कुछ ना कुछ कोई मेटल एलिमेंट हो उसके एटम हो, तो एटम भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट बैठा हुआ है, हेक्सागोनल, क्यूबिक, डायमंड, कोई भी स्ट्रक्चर में, और उन्हीं एटम के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है सिस्टम में, तो दोनों में चलते हैं स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन। उन्हीं कंट्रीब्यूशन और एक वो जो एटम बैठा है वो जो आपस में टॉक कर रहे हैं स्क्रीन की तरफ जुड़े हुए एक दूसरे से, वो जो बोल रहे हैं वाइब्रेशन अभी जो हमने पढ़ा है वाइब्रेशन। इसलिए स्पेसिफिक हीट में दो पार्ट है, लेटिस स्पेसिफिक हीट, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक, ठीक है? तो कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेटिस स्पेसिफिक। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन टोटल स्पेसिफिक हीट एंड लेटिस स्पेसिफिक। सो नॉट टोटल स्पेसिफिक, दिस इज ओनली द लेटिस स्पेसिफिक। तो अलग से इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक, इसको ट्रूथ मॉडल, ठीक है? ट्रूथ मॉडल, ओके? तो जो स्पेसिफिक लेटिस जो लेटिस स्पेसिफिक हीट है इसमें तीन थ्योरी है। सबसे पहले डुलॉन्ग पेटिस थ्योरी आता है, वो फेल हो जाता है, आइंस्टीन भैया आते हैं वो फेल हो जाते हैं, फिर आते हैं डुआलिज्म। अच्छा, फिजिक्स फाउंडेशन के ना यूट्यूब चैनल पे फ्री में वीडियो मिला होगा लेटिस वाइब्रेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, आइंस्टीन, डुआलिज्म, डुलॉन्ग, बड़ी शॉर्ट में मैंने बताया है। तो अगर आप देख के कल वो वीडियो आएंगे ना 30-40 मिनट पहले तो बड़ी फायदा होगा। तो ग्रुप पे लिंक भेज देगा क्या लोग? एवरीवन आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या बोला मैं समझ में आया? यस सर। मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर पता है टॉपिक का क्या नाम था, उस लेटेस्ट स्पेसिफिक किसी को अगर मिले तो भेज देना ग्रुप में। मुझे मिलने
ओके सो इसी वजह सवाल होते पूछो एनीवन एनी क्वेश्चन सर मैंने क्वेश्चन सेंड किया था सर। हाँ इसको प्रेजेंट कीजिए आप कर सकते हैं यस सर। हाँ भाई ग्रुप में और भी बहुत लोगों ने सवाल भेजा था सब पूछ लो इधर या फिर मैं 1 मिनट में खोलता हूँ तो आप लोग प्रेजेंट करो तो मैं start। चलिए प्रेजेंट कीजिए सर एक सिस्टम है जिसमें सर एन नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए गए हैं। देन सिस्टम की एंट्रोपी बिहेवियर बताना है एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। वो तो है नोट्स में यार मैंने तो ग्राफ ड्रॉ करवाया था इनको तो वर्जिंग में देगा नहीं देगा हाँ वो देखा था सर। हाँ तो स्पिन सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया है ना हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट करो उसको प्लॉट करो एनर्जी से मोबाइल में डाल के देखो एक्सट्रीम केस डाल के देखो जीरो पे क्या सजेस्ट करके एग्जाम में ही लॉजिक होता है एक्सट्रीम केस बस भाई एमन ठीक है सर देखता हूँ सर। हाँ स्पिन सिस्टम के लिए कॉपी निकालो जितना नोट्स में बताएं और स्पिन सिस्टम के लिए कैसे निकालते हैं देखा था सर मैंने। वर्क स्टेट्स निकालो स्पिन निकालो सॉरी इंटरफेस निकालो ओमेगा निकालो एस निकालो फिर पी और एस में रिलेशन निकालो एस निकाल लिया अपने सिस्टम में तो वो क्या था? एस निकाला इंटरफे ऐसा निकाला था सर। उसको प्लॉट नहीं करता मोबाइल में डालो यस सर मैं देखता हूँ सर। मोबाइल में बहुत सारा ऐप है इसमें क्वेश्चन डालो ना ठीक है सर एक आध एप्स का नाम बता दीजिए। डेस्मोस करके आता है शायद। क्या है? मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ एक डेस्मोस करके कोई ऐप होता है शायद। गूगल में जाकर लिखो ना ग्राफ प्लॉट तो फार्मूला वाला आएगा ओके सर। बहुत सारा ऐप आ रहा है मतलब बहुत सारा लिंक आ जाता है हाँ भाई और दीपिका तुम्हारे भी कुछ सवाल थे क्या और भी कौन सवाल थे किसी सवाल है ओके ऑडिबल यस सर। किसी का सवाल नहीं है चलिए सर मेरा एक है। पूछो सर मैं पूछ रहा हूँ कि ग्राफाइट का तो 3D क्रिस्टल 3D स्ट्रक्चर है ना, तो एन इफेक्टिव ठीक है 4 आ गया, पर यहाँ पर तो 3D लगाना पड़ेगा ना, 3x4 तो 12 ब्रांचेस आना चाहिए था ना। स्टॉप है तो हम लोग मतलब 2D क्यों ले रहे हैं इधर पे वो ग्राफाइट पे? एन इफेक्टिव 4 हाँ इसको आप थ्री कैसे बोल रहे हैं इफेक्टिव 4 दिखा के सर, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा ना, 3D स्ट्रक्चर है ना, हाँ तो ब्रांचेस निकालने के लिए 3D का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। वो बीच में आपको एक लेयर दिख रहा है उसमें एक साथ ये लेयर है ना वो मतलब तो सर ऊपर वाला ये हेक्सागोनल शेप का 2। टोटल मान लिया तो उसके ऊपर है ना अच्छा मतलब साइड एक डेप्थिंग की बात कर रहे हैं वो लेयर है उसका वो लेयर है ना लेयर सी ऑफ दैट
इसमें नंबर ऑफ एटम 4 से ज्यादा है, टोटल का तुम करेगा ना 4 से भी ज्यादा है, तो 6 या 8 आता है। एन इफेक्टिव तो 4 ही आएगा क्योंकि जैसे बीच में एक है, बीच में एक है, हाँ, ऊपर में वो 6 है ना, ऊपर 6 है, तो 6 का कंट्रीब्यूशन और नीचे का 6 का कंट्रीब्यूशन टोटल आएगा 1/3 into 12 आएगा क्योंकि 6 6 12, तो इधर का कंट्रीब्यूशन आएगा 4। अच्छा, और तो ऊपर है 4, बीच में 5 और वो जो और 3 लिख रहे हैं अंदर कुछ कम, तो 3 में तो 8 4 4 ज्यादा मुझे से 8 होता है स्मॉल से और क्रिएटिव। मैं तो जो लेयर की वो जो बीच में लेयर है, लेयर को ड्रेसिंग मटेरियल का बहुत बड़ा रिसर्च किया है, बहुत बड़ी रिसर्च है, अपने आप में एक रिसर्च का एक फील्ड करने से हर एक इंस्टीट्यूट में एक लैब मिल जाएगा, तो आपको कोई ना कोई रिसर्चर ना वो लोग 3 फिल्म बनाते हैं एक्चुअली, 3 फिल्म बहुत सारे 3 लेयर ग्रेफीन और ग्रेफाइट तो इतना इसकी खासियत है कि माइक्रो नैनोमीटर में लोग इसको लेयर निकाल लेते हैं, एक में से इतना पतला। ये अपने आप एक इंजीनियरिंग का एक फील्ड है, ग्रेफीन बाइंडिंग ग्रेफाइट मटेरियल बाइंड करना लेस, और मेरा बहुत बहुत रिच एरिया है हमारे फील्ड में। हमारे लैब में एक पीएचडी स्टूडेंट है, उनका पूरा रिसर्च ही ऐसे है, ग्राफीन के ऊपर, ग्राफाइट। Okay, ठीक है। please read about that carefully. Try to search on Google and all. This is very easy question. Okay. You are missing something. Huh? ठीक है सर। Any other question? No question? Okay. Then we will read tomorrow specific date of solid. It is a specific date of solid. थोड़ा पढ़ के आना तो ज़्यादा समझ में आएगा।